हेलो बच्चों, तो हम लोग लास्ट क्लासेस में हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का नोमेनक्लेचर देख रहे थे। आज हम लोग नया टॉपिक, इसी चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हेलो एल्केन्स को बनाने का तरीका आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कई सारे केमिकल रिएक्शंस आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एक तरीका है फ्रॉम alcohols, from alcohols, यानी कि अल्कोहल से हम लोग कैसे हेलो एल्केन्स बनाएंगे। तो इसमें इसके अंदर एक हम लोग डिस्कस करेंगे यूजिंग HX। HX का मतलब हुआ हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे HCl HBr होता है ना, उसी को हम लोग सिंबल में शॉर्ट में HX लिख रहे हैं। ठीक है, तो यूजिंग HX। अब देखिए बच्चों, क्या होता है कि अल्कोहल को यूज़ करते हुए, जैसे किसी अल्कोहल को हम लोग जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई अल्काइल ग्रुप जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब वो अल्काइल ग्रुप है, और उसके साथ OH ग्रुप अगर लगा होता है फंक्शनल ग्रुप, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, अल्कोहल। इसमें जब हम किसी हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ, जैसे HX, एक हाइड्रोजन हैलाइड हो गया, तो रिएक्शन कैसे होता है, OH और ये H मिल करके ये वाटर बन गया, H2O, ये जुड़ गया तो वाटर हो गया। तो ये वाटर बाहर निकल जाएगा और R ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप के साथ ये हैलोजन यहाँ पे लग जाएगा। तो R ग्रुप के साथ हैलोजन लग गया और ये वाटर बाहर हो गया। तो ये एक जनरल रिएक्शन कहते हैं, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का कि अल्कोहल में HX डालेंगे, उसको रिएक्शन कराएंगे तो हेलो एल्केन हमें मिलता है। तो ये एक तरीका हो गया। अब इसमें हमें ये समझना होगा डिटेल्स में, इसके डिटेल को जानना होगा थोड़ा हमें। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें अल्कोहल का, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, इसका अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो क्या पाएंगे कि इस तरह के रिएक्शन में, ये जो अल्कोहल है, इस तरह के रिएक्शन में अगर यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल रहता तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होता और रिएक्शन थोड़ा फास्ट होता। उससे रिएक्टिविटी थोड़ा कम होगा 2 डिग्री अल्कोहल का, उससे कम होगा 1 डिग्री अल्कोहल का, और उससे कम होगा मिथाइल अल्कोहल का। ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्यों है, 3 डिग्री अल्कोहल्स क्यों इस तरह के रिएक्शंस में ज़्यादा रिएक्टिव होगा और फिर 2 डिग्री थोड़ा कम क्यों होगा, 1 डिग्री और कम क्यों होगा, इस पे अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 3 डिग्री अल्कोहल को अगर मैं एक एग्जांपल लेकर के रिप्रेजेंट करूं तो 3 डिग्री अल्कोहल कुछ ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह का, यानी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो 3 डिफरेंट कार्बन से बॉन्डेड है। तो ये एक 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल हो गया। अगर 2 डिग्री अल्कोहल में लूँ तो ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ स्केलेटन में, OH जिस कार्बन से लगा है वो 2 डिफरेंट कार्बन से बॉन्डेड है, इसका मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल रिप्रेजेंट करूँ मैं तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं, OH जिस कार्बन से लगा है वो एक ही कार्बन से लगा हुआ होगा, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि ये जैसे कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, उसी तरह से यहाँ पे भी। तो अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्लास 11th। तो 3 डिग्री अल्कोहल में जो OH ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड होता है उसके तरफ इधर 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 3 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, और वो अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, मतलब वो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है, तो इधर से भी देगा, इधर से भी और इधर से भी देगा। तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी तो बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा,
यहाँ पे ये जो बॉन्ड है तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन से क्या होता है, ये दूर जाता है और बॉन्ड लंबा हो जाता है, बॉन्ड वीक हो जाता है और इसलिए ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा 3 डिग्री अल्कोहल्स में। ठीक है, तो कहने का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा वीक होता है 3 डिग्री अल्कोहल में। और ये जो रिएक्शन है यहाँ पे, कार्बन और O, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड जितना आसानी से टूटेगा ये रिएक्शन उतना फास्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिग्री अल्कोहल्स जो है उस केस में ये बॉन्ड सबसे लंबा है या बॉन्ड सबसे वीक है, इसलिए ये अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा इस रिएक्शन में। और जब हम 3 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल की तरफ जाएंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पे सेम वैसे ही मगर 2 ही तरफ से अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन पे, तो 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ा कम होगा, इसलिए रिपल्शन भी कम होगा, तो बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। बॉन्ड छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम रिएक्शन होगा, इसका यहाँ पे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और इसी तरह से जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप कम होता जाता है वैसे वैसे रिएक्टिविटी भी उस अल्कोहल का कम होता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि मिथाइल अल्कोहल जो होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा इस केस में, इस रिएक्शन में। उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा ये, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा ये, और उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा ये। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स इस रिएक्शन में ये होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि 3 डिग्री अल्कोहल्स जो है उसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाइड्रोजन हैलाइड डाल करके थोड़ा सा वार्म कर देते हैं तो रिएक्शन हो जाता है। मगर 2 डिग्री अल्कोहल हो या 1 डिग्री अल्कोहल हो, अगर वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो उस केस में हमें कैटलिस्ट भी यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे एनहाइड्रस ZnCl2, इस तरह का कैटलिस्ट वगैरह हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री ये जो है 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल ये कम रिएक्टिव होता है, इस रीज़न से हमें वहाँ पे कैटलिस्ट भी यूज़ करना होता है। समझ गए? ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग रिएक्शंस भी कुछ लिख लेंगे यहाँ पे। जैसे देखिए मैं कुछ रिएक्शंस जैसे लिख रहा हूँ, reaction of 2 degree and 1 degree alcohols with HX requires some catalyst like anhydrous ZnCl2। ठीक है, आपको अगर ध्यान होगा बच्चों तो HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इसे हम लोग ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, तो होता ये है कि अगर कोई 3 डिग्री अल्कोहल लिया जाए, सपोज कोई मैंने 3 डिग्री अल्कोहल लिया, ठीक है, और उसमें HCl, उसका रिएक्शन HCl के साथ करा देते हैं और एनहाइड्रस ZnCl2 मान लेते हैं, ले लिया मैंने। ठीक है, उसी तरह से 2 डिग्री अल्कोहल लिया, सेम वैसे ही रिएक्शन करवा दे रहे हैं, और 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, और सेम वैसे ही रिएक्शन करवा दिया मैंने। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा है अभी कि 3 डिग्री अल्कोहल तो काफ़ी रिएक्टिव होता है इस तरह के रिएक्शंस में, 2 डिग्री थोड़ा कम, 1 डिग्री और कम। रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, अभी हम लोग ने देखा ROH प्लस HX, RX बनता है, यानी हेलो एल्केन बनता है। तो हेलो एल्केन जो बनता है टेस्ट ट्यूब में वो टर्बिड होता है, यानी कि क्लाउडिनेस उसका अपीयरेंस आता है, बादल नुमा टाइप सा, तो उसको हम लोग टर्बिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल चूँकि बहुत कम रिएक्टिव होता है
तो वो जो हेलोएल्केन बनेगा या टर्बिडिटी जो अपीयर होगा वो सिर्फ हीटिंग करने के बाद होगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो और 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है कि हम जब डालेंगे ल्यूकास रिएजेंट तो टर्बिडिटी बनेगा मगर 4-5 मिनट के बाद। और 3 डिग्री अल्कोहल चूँकि काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो वो तुरंत हेलोएल्केन बनाएगा, यानी जो टर्बिडिटी का अपीयरेंस है यानी क्लाउडिनेस जो अपीयर होता है वो बहुत तुरंत ही अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 डिग्री अल्कोहल वाले केस में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टर्बिडिटी appears immediately। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है, हम लोगों ने अभी देखा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। 2 डिग्री अल्कोहल वाले केस में क्या होगा, तुरंत वो अपीयर नहीं होगा, 4-5 मिनट के बाद होगा। तो टर्बिडिटी appears after 4 to 5 minutes। और 1 डिग्री अल्कोहल चूँकि बहुत कम रिएक्टिव है इसलिए टर्बिडिटी अपीयर ऐसे नहीं होगा, हम जब रिएक्शन करा दिए ऐसे तो नहीं होगा, मगर फिर थोड़ा हीट करेंगे तब फिर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टर्बिडिटी appears only after heating, ठीक है। तो इस तरह से इस बिहेवियर के चलते, ये जो बिहेवियर आ रहा है अलग अलग बिहेवियर के चलते हम लोग डिफरेंट अल्कोहल्स को आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बता सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। और इस टेस्ट को हम लोग कहते हैं ल्यूकास टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ल्यूकास रिएजेंट यूज़ किया है हम लोगों ने, तो इसलिए इस टेस्ट को क्या कहा जाता है, ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट क्या है, ल्यूकास टेस्ट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस टेस्ट में क्या किया जाता है, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 3 सैंपल है अल्कोहल्स का, 1, 2 और 3 डिग्री का, मगर उस सैंपल में मेंशन नहीं किया हुआ है कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है, ठीक है। तो हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा 1 और कौन, अगर मुझे पता करना है टेस्ट के थ्रू तो मैं कैसे समझ पाऊंगा, तो उसके लिए हम बहुत आसानी से ल्यूकास रिएजेंट को यूज़ करेंगे और जो टेस्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, जो सैंपल है 3, कोई एक सैंपल मैंने उठा लिया, ठीक है, उसको मैंने उसका कुछ ड्रॉप टेस्ट ट्यूब में डाला और उसमें ल्यूकास रिएजेंट डाल देते हैं। तो मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो तुरंत वो टेस्ट ट्यूब के अंदर बादलनुमा क्लाउडीनेस अपीयर हो जाएगा, तो उसको टर्बिडिटी कहते हैं। तो या तो होगा कि टर्बिडिटी तुरंत आ गया, या फिर 4-5 मिनट के बाद आया, या फिर नहीं आया, फिर हम थोड़ा सा हीट किए तो आ गया। यही 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो अगर टर्बिडिटी तुरंत आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि वो जो सैंपल मैंने लिया है, जो हमें दिया गया है, वो 3 डिग्री अल्कोहल है। और अगर वो 4-5 मिनट के बाद आता है टर्बिडिटी तो हम कहेंगे कि वो 2 डिग्री अल्कोहल है। और अगर ऐसे नहीं आया टर्बिडिटी, जब हीट करेंगे तब फिर आएगा, तो वो 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिग्रीज ऑफ अल्कोहल को आसानी से डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, और इसी टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। तो ये जो है ल्यूकास टेस्ट कहलाता है। तो ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड टू distinguish 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols, इसे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये ल्यूकास टेस्ट हो गया और ल्यूकास रिएजेंट इसे कहते हैं। तो अगर मैं कुछ रिएक्शंस का एग्जांपल यहाँ पे ले लूँ, तो जैसे अल्कोहल है तो इथेनॉल ले सकते हैं, मिथेनॉल ले सकते हैं, कुछ भी इस तरह से 2 डिग्री अल्कोहल्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इथेनॉल मैंने ले लिया,
ये इथेनॉल हो गया, ROH अल्कोहल प्लस HCl डाल दिए, ठीक है। HX जो मैंने लिखा था वहाँ पे HX, कैटलिस्ट लेते हैं यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस को शॉर्ट में ANHY लिख दिया मैंने, सूखा हुआ। तो रिएक्शन कैसे होगा, इस तरह से वाटर निकल जाएगा, यहाँ पे वाटर निकाल देते हैं, तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CH2 इथाइल ग्रुप और उसके साथ Cl लगा होगा और प्लस जो वाटर बाहर निकल गया, यानी कि क्लोरोइथेन मिल गया हमारा, ठीक है। इस तरह से हम लोग करते हैं। हम लोग HBr भी ले सकते थे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जनरली HBr जो हम लोग लेते हैं तो वो 45% सॉल्यूशन जनरली यूज़ करते हैं, जैसे कि CH3CH2OH अल्कोहल ले लिए, यहाँ पे HBr यूज़ कर दिए, ठीक है। तो ये जनरली 45% सॉल्यूशन होता है HBr का। तो सेम वैसे ही वाटर निकाल देंगे और ये ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्रोमो इथेन, और वाटर बाहर निकल जाएगा। इस तरह से रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर हमें पोटेशियम, अगर हमें यहाँ पे आयोडो एल्केन बनाना होता है तो हम लोग HI यूज़ नहीं करते, बल्कि अगर सपोज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक ले लूँ, कोई अल्कोहल ले लिया और मुझे आयोडो एल्केन बनाना है, तो मैं पोटेशियम आयोडाइड यूज़ करूँगा। किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हम लोग 95% फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड को हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। तो ये हम सॉल्यूशन ले, इसके प्रेजेंस में जब हम पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन अल्कोहल से साथ कराते हैं तो हमें आयोडो एल्केन मिल जाता है, ठीक है। इस जगह पे हम लोग ध्यान रखेंगे, एक्चुअली ये जो फॉस्फोरिक एसिड है या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इस जगह पे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कॉन्क H2SO4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, कांट बी यूज्ड। ये हमें ध्यान रखना होगा। क्यों यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्क H2SO4 अगर हम यूज़ करते हैं इसकी जगह पे, तो होता ये है कि ये जो पोटेशियम आयोडाइड है ये H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करने के बाद हमें पोटेशियम बाइसल्फेट या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और HI मिलता है, ठीक है ना। और ये जो है, चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये फिर HI को ऑक्सीडाइज कर देता है और उसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यानी कि HI जो बना यहाँ पे, ये अल्कोहल को रिड्यूस नहीं कर पाता। जब तक ये अल्कोहल को रिड्यूस करेगा उससे पहले सल्फ्यूरिक एसिड HI को ही ऑक्सीडाइज कर देता है और उसको वो कन्वर्ट कर देता है I2 में, और I2 फिर इससे रिएक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। जबकि अगर हम फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और माइल्ड होने के चलते क्या होगा, ये पहले इससे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन इसी तरह से होता है, और रिएक्शन करने के बाद HI मिलता है। और चूँकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसलिए HI जो बनेगा वो रहेगा, वो I2 में कन्वर्ट नहीं होता है, वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता। और HI जो बनता है वो HI क्या करेगा, वो फिर इस अल्कोहल से रिएक्शन करके आयोडो एल्केन बना देगा, ठीक है। इस तरह से तो एक क्वेश्चन ऐसा बनता भी है, हमारे NCERT एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन इन टेक्स्ट में है भी कि इस रिएक्शन में वाई कांट वी यूज़ कॉन्क H2SO4 इन प्लेस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। हम फॉस्फोरिक एसिड की जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो उसका आंसर क्या होगा कि कॉन्क H2SO4 सिंस इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, so it oxidizes potassium iodide to HI and HI gets further oxidized to iodine, और इस तरह से हमें आयोडो एल्केन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आयोडो एल्केन भी बनाते हैं।
तो इस तरह से हम लोग ने ये देखा कि अगर हमें आयोडो एल्केन बनाना है तो हम HI यूज़ नहीं करेंगे बल्कि पोटेशियम आयोडाइड यूज़ करेंगे, ये 95% फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो अल्कोहल रिएक्ट कर जाएगा और हमें आयोडो एल्केन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग एक तरीका वो समझ ले रहे हैं। ठीक है।